हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SAS एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर RTI एक्ट 2005 जो है, RTI एक्ट 2005 ये एक्ट दोस्तों अपनों ने स्टार्ट किया है। राइट, तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में अपनों ने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है पूरे एक्ट के बारे में पढ़ा था अपनों ने, कितने इसके सेक्शन हैं, कितने इसके चैप्टर्स हैं, और दोस्तों बेसिक जानकारी जो है हर एक टॉपिक के बारे में, जो सारे सेक्शंस दोस्तों इसके अंदर जो शब्द हमारे यूज़ होंगे उनके बारे में अपनों ने पढ़ा था। राइट, तो आज दोस्तों इसका सेकंड वीडियो जो है, सेकंड पार्ट जो है, इसके अंदर अपनों चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज इस चैप्टर 1 को भी क्या है अपने कंप्लीट कर दें, और दोस्तों इसके अंदर सेक्शन नंबर 1 और 2 जो है इसका कंप्लीट करते हैं अपने डेफिनेशन वाला। राइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों प्रीलिमिनरी। ठीक है, इसके अंदर है पहला सेक्शन नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, कोई भी एक्ट दोस्तों स्टार्ट होता है तो उसमें ये लाइन लिखी जाती है। ठीक है, कि वो एक्ट है क्या। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द RTI एक्ट 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों 2005 इसको बोला जाएगा। दूसरा है इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट J&K। ठीक है, अब दोस्तों ये लाइन पुरानी हो गई, क्योंकि अब स्टेट J&K जो है, पहले स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, अब क्या है वो दोस्तों, अब यूनियन टेरेटरी है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, तो ये लाइन है दोस्तों, इसका कोई महत्व नहीं रह गया कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K। राइट, तो अब ये हुआ दोस्तों इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दोस्तों स्टेट ये J&K इसको हटा दो आप। 3 नंबर देखिए, द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 of section 4, the provisions of subsection 1 and 2 of section 5 and section 12, 13, 15, 16, 24, 27 and 28 shall came into force at once। ठीक है, अब दोस्तों जिस डेट को ये लागू हुआ RTI एक्ट 2005 राष्ट्रपति ने साइन किए, तो उसके कुछ हिस्से जो है, कौन कौन से हिस्से, ये वाले हिस्से उसी दिन लागू हो गए। ठीक है, और दोस्तों द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ द दिस एक्ट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द 120th डे ऑफ इट्स एनेक्टमेंट। ठीक है, बाकी दोस्तों जो प्रोविजंस थे वो 120 दिन बाद लागू हुए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, इसका दोस्तों रीज़न मैं बताते हूँ। जून के अंदर दोस्तों क्या है, अपने राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिया, तो जून के अंदर क्या है लागू हो गया ये 2005 के अंदर। ठीक है, बाद में दोस्तों अक्टूबर के अंदर क्या है, ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, अक्टूबर के अंदर दोस्तों क्या है, ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों ये था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसके तहत जो है कोई भी आम आदमी पब्लिक अथॉरिटी से, जो सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी लोगों से दोस्तों क्या है सूचना मांग सकता था। तो इसलिए दोस्तों वो सूचनाएं उनको प्रिपेयर करनी थी, डेटा सारा कलेक्ट करके रखना था। ठीक है, तो वो सारी प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम सारे सरकारी डिपार्टमेंटों को दिया गया कि आप भैया 120 दिन के अंदर क्या है, 3-4 महीनों के अंदर सारा अपना सेटअप कर लो, क्योंकि जनता आ रही है आपसे सूचना मांगने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये 120 दिन का जो पीरियड है उनकी सहूलियत के लिए दिया गया कि आप इन्फॉर्मेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लीजिए। ये सुनो, समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए, अब आगे चलिए दोस्तों, 2 नंबर पे है डेफिनेशंस। ठीक है, अब सारी जो भी डेफिनेशंस जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे हमें RTI एक्ट के अंदर हमारी सहायता करेगी, क्योंकि बाद में दोस्तों जब अपने एक्ट पढ़ेंगे आगे, जब तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन, तो वहाँ पे जो ये शब्द यूज़ होंगे, तो बैकग्राउंड में आपकी दोस्तों ये पिक्चर चलनी चाहिए कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन है। ठीक है, तो A नंबर में देखिए दोस्तों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, मीन्स इन रिलेशन टू ए पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का संबंध दोस्तों किससे है, पब्लिक अथॉरिटी से है। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी क्या, विच इज़ एस्टेब्लिश्ड, कॉन्स्टिट्यूटेड, ऑन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिस पब्लिक अथॉरिटी को दोस्तों एस्टेब्लिश किया गया है, उसको बनाया गया है, उसको ऑन करता है कोई, उसको कंट्रोल करता है, या उसको सब्सटेंशियली फाइनेंस किया गया है किसी भी पैसे के द्वारा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली के द्वारा। अगर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो उस केस के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और दोस्तों पब्लिक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश, कॉन्स्टिट्यूट, कंट्रोल, फाइनेंस अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो उस केस के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसको सरल भाषा में अपने देखते हैं। अगर पब्लिक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी ने किया है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, मीन्स जो डिपार्टमेंट या विभाग जिस गवर्नमेंट के अंडर में आता है वही उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये आपकी ए नंबर जो डेफिनेशन है वो खल्लास हो गई। मींस जो विभाग या डिपार्टमेंट जिससे सूचना मांगी जाएगी, जिस पब्लिक अथॉरिटी से सूचना मांगी जाएगी, वो जिस गवर्नमेंट के अंदर में आता है वही उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। ठीक है, सही बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के विभागों के लिए स्टेट गवर्नमेंट के विभागों के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है। अब आप बोल दो कि सर बहुत सारे डिपार्टमेंट सेंटर के अंदर भी होते हैं, स्टेट के भी अंदर होते हैं, तो दोस्तों उसकी सहायता के लिए आपको ये लाइन दे दी ना। अगर उस डिपार्टमेंट को स्टेट ने फाइनेंस किया है, स्टेट ने एस्टेब्लिश किया है, स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, स्टेट उसको ऑन करता है, स्टेट उसको कंट्रोल करता है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है। और दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसको ऑन किया है, उसको कंट्रोल किया है, उसको फाइनेंस किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार होगी। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए। नेक्स्ट दोस्तों बी नंबर देखिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। कमीशन था दोस्तों, एक कमिश्नर था, आयुक्त था, वो भी अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग क्या हुआ दोस्तों, मीन्स द CIC कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12। ठीक है, सेक्शन 12 के अंदर अपनी इसकी बात करेंगे। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO दोस्तों, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी मीन्स द CPIO डेजिग्नेटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 एंड ए सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CAPIO डेजिग्नेटेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5। ठीक है, PIO होता है दोस्तों, PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, वो तो या तो दोस्तों सेंटर का होगा या दोस्तों वो स्टेट का होगा। इसके आगे ये लगा दो PIO। इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। PIO होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, याद रखिए आप। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, AP एपीलेट अथॉरिटी, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा SIC और CIC। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, उसके नीचे एपीलेट अथॉरिटी, उसके नीचे दोस्तों क्या है PIO। ठीक है, PIO होता है, राइट। अब PIO के नीचे दोस्तों क्या होगा, PIO दो प्रकार का, सेंटर का और स्टेट का। जैसे दोस्तों यहाँ पे सेंटर और स्टेट था, वैसे यहाँ पे सेंटर और स्टेट। ठीक है, अब इसके नीचे दोस्तों आपको करना है तो असिस्टेंट और इनका चाहिए तो सेंट्रल असिस्टेंट और घुसा दो यहाँ पे, SA और घुसा दो यहाँ पे, PIO CAPIO SAPIO। ठीक है, तो ये हुआ, ये सेक्शन 5 के अंदर बात करेंगे इसकी। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर मीन्स अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12। अब दोस्तों CIC और SIC जो था, जो कमीशन वाले थे, इनके अंदर दो बंदे और हैं। दो बंदे का मतलब है 2 प्रकार के लोग और हैं, 2 प्रकार के हो गए, मुख्य सूचना आयुक्त और दोस्तों सूचना आयुक्त। ठीक है, इधर भी हो गया दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त। ठीक है, ये 1+10 में होते हैं। तो अब इसको ये से बोल सकते हैं दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त, और ये हो गया सूचना आयुक्त। ये दोस्तों सेंटर का मुख्य सूचना आयुक्त, सेंटर के सूचना आयुक्त, ये दोस्तों स्टेट के मुख्य सूचना आयुक्त और स्टेट के सूचना आयुक्त। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। तो ये पूरा डायग्राम कंप्लीट हुआ हमारा। ई नंबर देखिए दोस्तों, एक सेकेंड। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स दोस्तों सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी कौन होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होता है दोस्तों, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू साइन एनी अथॉरिटी। ठीक है, कोई भी दोस्तों कागज साइन करने के लिए कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी होगी, उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं। RTI एक्ट के केस में दोस्तों क्या है, द स्पीकर इन द केस ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। दोस्तों लोकसभा का स्पीकर हो सकता है, और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है दोस्तों, कोई भी यूनियन टेरेटरी है उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, या कोई भी दोस्तों स्टेट है उसकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा है। ठीक है, या दोस्तों लोकसभा है, हाउस ऑफ द पीपल सेंटर के, उनका दोस्तों स्पीकर जो होता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। अगर दोस्तों इन लोगों की बात आएगी, विधानसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनके इसके अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या बोलोगे आप, स्पीकर को बोलोगे। एंड द चेयरमैन इन द केस ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, लोकसभा पढ़ लिया, अब राज्यसभा, विधानसभा पढ़ लिया दोस्तों, विधान परिषद पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इनके केस के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा, चेयरमैन होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, चेयरमैन, पदेन सचिव जिसको बोलते हैं,
राइट, सभापति दोस्तों जिसको बोलते हैं, राइट, यस और नो। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों कोई भी विभाग है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड जो है वो क्या है, मेरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है, वो क्या है, सक्षम प्राधिकारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट के केस में दोस्तों क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इन द केस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के केस में क्या है दोस्तों, उस हाई कोर्ट का जो हेड होगा चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। लास्ट में दोस्तों क्या बोल दिया, प्रेसिडेंट या कोई गवर्नर इन द केस ऑफ अदर अथॉरिटीज एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई और अथॉरिटी है दोस्तों, कोई और विभाग है जो संविधान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट या बनाया गया है, तो उसके इसके अंदर प्रेसिडेंट या गवर्नर हो जाएंगे। द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों, जो प्रशासक की अपनी बात करते हैं आर्टिकल 239 के हिसाब से, तो वो प्रशासक हो जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब दोस्तों इनको याद कैसे करना है, अपने को याद करने का मतलब क्या दोस्तों, इसको सम अप कैसे करना है। संविधान जो है दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसके 3 पिलर है, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात कर ली दोस्तों, उस डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो उसको याद करने का ऐसा ट्रिक है दोस्तों। संविधान के जो पिलर हैं वो 3 प्रकार के हैं, ठीक है, विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधानसभा दोस्तों क्या करती है, विधायिका क्या करती है दोस्तों, कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, ठीक है, और जुडिशरी दोस्तों उस पर नज़र रखती है कि हाँ लागू हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। लेजिस्लेटिव के अंदर दोस्तों क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस का हेड कौन हो गया दोस्तों, स्पीकर, अपर हाउस का हेड कौन हो गया दोस्तों, चेयरमैन, ठीक है, ये 2 याद हो गए। एग्जीक्यूटिव के अंदर दोस्तों क्या आता है, यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरेटरी, 3 प्रकार के दोस्तों क्या एग्जीक्यूटिव हैं हमारे पास। यूनियन के अंदर कौन सा है दोस्तों, प्रेसिडेंट, जो किसके सलाह पर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर की। स्टेट के अंदर दोस्तों क्या है, गवर्नर, वो दोस्तों किसके, मुख्यमंत्री की। और यूनियन टेरेटरी मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ पे क्या है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो ये 3 याद हो गए, 1 2 3, प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। 1 2 3 4 5 याद हो गए। अब दोस्तों क्या बचे, 2 बचे। 2 कौन कौन से हो जाएंगे, जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। सिंपल बातें थी, तीनों अपनों ने पढ़ के संविधान के 3 पिलर्स के, तो सबकी दोस्तों डेफिनेशन लेके क्या है, हमने वो चीज़ याद कर ली, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। F नंबर चलिए दोस्तों, वैसे दोस्तों इनको इतना भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि हाँ कितने हैं, 8 या 9 है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, अगर सवाल ऐसे पूछ ले कि लोकसभा के केस के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सा है, तो वो आपको स्पीकर याद होना चाहिए। आपसे पूछ ले स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के अंदर जो है कोई भी इंस्टीट्यूट, स्टेट के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया है, एस्टेब्लिश किया गया हो, तो उस केस के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा। यूनियन का दोस्तों प्रेसिडेंट हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा अपर हाउस का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, तो चेयरमैन हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। F नंबर देखिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। दोस्तों सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, कागज़ के फॉर्म में हो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, किसी भी प्रकार के अंदर सूचना आपको मिल जाए वो सूचना कहलाएगी। इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स दोस्तों इनकी हिंदी भी मैंने लिखी है, मतलब अभिलेख। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों दस्तावेज। मेमोज मतलब ज्ञापन। ईमेल दोस्तों ईमेल होता है। ओपिनियन राय होती है। एडवाइस सलाह होती है। प्रेस रिलीज प्रेस सूचना होती है। सर्कुलर दोस्तों ऑर्डर आदेश होते हैं। लॉगबुक कार्यपंजिका होती है। कॉन्ट्रैक्ट्स दोस्तों संविदाएं होती है। रिपोर्ट्स प्रतिवेदन होते हैं। पेपर्स सैंपल्स दोस्तों नमूने होते हैं। मॉडल्स मतलब प्रतिमान होते हैं। डेटा मटेरियल held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force। ठीक है, सूचना के अंदर दोस्तों क्या आता है, मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। ठीक है, कोई भी मटेरियल दोस्तों किसी भी फॉर्म के अंदर हो। इस प्रकार का मटेरियल वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी। ठीक है, कोई दोस्तों प्राइवेट बॉडी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रखती है और उसको एक्सेस किया जा सकता है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, जो उस टाइम कोई भी लॉ उस टाइम बीइंग इन फोर्स के अंदर उस टाइम जो नियम लागू हो रहा हो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, देन दैट इन्फॉर्मेशन शुड ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेक्शन F ऑफ द डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, तो ये इस प्रकार की दोस्तों क्या हुई, सब प्रकार की क्या इनको सूचना बोला जाता है, इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। राइट, ये और नो। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जी नंबर में है प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रेस्क्राइब किया गया है
किस रूल्स के द्वारा? मेड अंडर दिस एक्ट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज द केस में बी। ठीक है दोस्तों, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो डिसाइड कर देगी, जो निर्धारित कर देगी, उसको प्रेस्क्राइब्ड बोला जाता है। मैं ऐसे बोल दूँ आपको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ये नियम प्रेस्क्राइब किया है। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये नियम प्रेस्क्राइब किया है। दोस्तों डॉक्टर ने ये दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करी है। डॉक्टर ने ये दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करी है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना होता है तो YouTube चैनल को करते हैं, प्रेस्क्राइब करना है तो दोस्तों प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन स्लिप देता है। ठीक है, दवाइयों की पर्ची देता है जिस पे वो दवाइयाँ लिख के देता है, उसको प्रेस्क्रिप्शन स्लिप बोला जाता है। ऐसे ही दोस्तों प्रेस्क्राइब अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर देगी तो वो क्या कर दिया, प्रेस्क्राइब कर दिया कि ऐसे पालन करो आप इन नियमों का। ठीक है, निर्धारित कर दिया, डॉक्टर ने दवाइयाँ निर्धारित कर दी। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। H नंबर चलिए, पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है? लोक प्राधिकारी। पब्लिक अथॉरिटी दोस्तों सिंपल शब्दों में बताऊं तो कोई डिपार्टमेंट या कोई सरकारी विभाग है। ठीक है, अब इसको बोल देगा कि वो संविधान ने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, स्टेट की विधानसभा ने बनाया है। ठीक है, इस प्रकार की बातें इसके अंदर दी गई है। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन। कोई भी अथॉरिटी हो सकती है दोस्तों, कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया गया हो। बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कोई नियम बनाया उसके तहत बनाया गया हो। बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो। बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इशू करके कोई अदर नियम के तहत बनाया हो। इंक्लूड्स एनी बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑन करती है, कंट्रोल करती है, फाइनेंस करती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस सब्सटेंशियली फाइनेंस, दोस्तों एनजीओज़ की बात कर रहा है ये। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज़ होते हैं, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, उनको दोस्तों फाइनेंस किया है। सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब क्या है? उसका बहुत मात्रा के अंदर क्या है, उसको पैसा दिया है। ठीक है, उसको सब्सटेंशियली फाइनेंस बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस प्रकार के दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक अथॉरिटी। तो मोटी मोटी बात ये है दोस्तों, जो भी सरकारी विभाग है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है। एनजीओ टाइप के सारे क्या हुए? एनजीओ टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हुए। ठीक है, तो इन सबको क्या बोला जाता है? पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख। रिकॉर्ड क्या होते हैं दोस्तों? हमारे ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, रिकॉर्ड का मतलब क्या है? सारे डॉक्यूमेंट्स को जचा के रखना, एक फाइल के अंदर फाइल करके रखना, इसको क्या होता है? रिकॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट या फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया दोस्तों, मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ, हाथ से कुछ लिखा हुआ, इसको दोस्तों मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या है? पांडुलिपि बोलते हैं, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, कोई भी दोस्तों क्या हुई? फाइल होगी, कोई माइक्रोफिल्म होगी, कोई माइक्रोफिश या फैक्सिमाइल कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट होगी। ठीक है, फैक्सिमाइल कॉपी का मतलब क्या है? उसकी प्रतिलिपि, कोई फोटोकॉपी हो गई। ठीक है, माइक्रोफिश भी दोस्तों यही होता है, माइक्रोफिल्म। एनी रिप्रोडक्शन इमेज और इमेजेस एम्बॉडिड इन माइक्रोफिल एनलार्ज्ड और नॉट। ठीक है, कोई दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टाइप का क्या हुआ? कोई सूचना हो गई। ठीक है, उसको कोई इमेजेस की दोस्तों क्या हुई? कलेक्शन हो गया, उसको बोल सकते हैं अपने अभिलेख, रिकॉर्ड। एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर के अंदर दोस्तों, कोई डिवाइस के अंदर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव के अंदर कोई भी सूचना हुई तो उसको क्या है? रिकॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। जे नंबर देखिए, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों? सूचना का अधिकार क्या है? ऐसी सूचना का अधिकार, ऐसी सूचना को मांगने का अधिकार जो इस एक्ट के अंदर एक्सेस की जा सकती है, उसको सूचना का अधिकार बोला जाता है। विच इज़ हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स द राइट टू। वो सूचना दोस्तों किसके पास होगी? पब्लिक अथॉरिटी। अब दोस्तों पब्लिक अथॉरिटी जब भी आए तो आप ऐसा मान लो कि कोई भी सरकारी विभाग है, कोई भी डिपार्टमेंट है, जिसको क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, संविधान, पार्लियामेंट किसी ने भी बनाया हो। ठीक है, 4 चीज़ें याद कर लो: राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर मान लो, ठीक है, संविधान मान लो,
ठीक है, एनजीओ जिसको सब्सटेंशियली फाइनेंस किया है। तो इस प्रकार के दोस्तों जो भी अथॉरिटीज़ होगी, इस प्रकार के जो भी विभाग होंगे, उनको क्या है, पब्लिक अथॉरिटी मांगा बोला जाता है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज़ हेल्ड बाई और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, जो सूचना क्या है, किसी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर में है, एंड इंक्लूड्स द राइट टू। दोस्तों उसका हमारा क्या राइट है, हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। तो उस इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आएगा, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। दोस्तों वर्क को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड को। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दोस्तों दस्तावेज हो गए, रिकॉर्ड कौन से, अभिलेख हो गए। अभिलेख का आएगा तो ये पीछे आपके पिक्चर चलेगी कि किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो सकता है, वेदर इट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इट इज़ इन नॉट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, तो सब प्रकार के इसके अंदर क्या आ जाएंगे, रिकॉर्ड आ जाएंगे। सेकंड है टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये तो बोल दिया दोस्तों क्या हुआ, वर्क को इंस्पेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को। अब क्या दिया, नोट्स ले लेना, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ले लेना डॉक्यूमेंट्स की। तो इस प्रकार को दोस्तों क्या बोलते हैं, सूचना को एक्सेस करना बोलते हैं। ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तो क्या है, हम सूचना को एक्सेस कर सकते हैं। जो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, जो कोई लोक प्राधिकारी जो है, वो क्या है, जो हेल्ड करते हैं उस सूचना को। ठीक है, तो हम उनका वर्क को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन ऑल्सो टेकिंग द नोट्स, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 3 नंबर पे टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, अभी सूचना के अंदर ये भी आ जाएगा कि आप क्या एक्सेस कर लो, कोई भी मटेरियल है दोस्तों, उसके सर्टिफाइड सैंपल ले लो। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपीज, टेप, वीडियो कैसेट और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंट आउट्स वेयर सच इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर और इन एनी अदर डिवाइस। ठीक है, और दोस्तों सूचना आप कैसे भी एक्सेस करो, डिस्क में, फ्लॉपी में, टेप्स में, वीडियो कैसेट में, पेन ड्राइव में। ठीक है, हार्ड डिस्क में, प्रिंट आउट ले लो आप। ठीक है, उस सूचना को दोस्तों भले कंप्यूटर में हो तो कंप्यूटर में प्रिंट ले लो उसका। ठीक है, और कोई और अदर डिवाइस में दोस्तों सूचना सेव है तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। कुल मिला के दोस्तों इस सूचना के अधिकार अधिनियम के अंदर किसी भी प्रकार की सूचना को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, और किसी भी फॉर्म में आप उसको लेके जा सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के नंबर के अंदर देखिए दोस्तों, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन मीन्स द SIC, राज्य सूचना आयोग, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15। ठीक है, अपने को दोस्तों सेक्शन नंबर याद नहीं रखना है, एक बात ध्यान रखनी है कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या है। हमने सेक्शन के अंदर मटेरियल क्या है, सेक्शन के अंदर बात क्या लिखी हुई है, उसके अंदर क्या फैक्चुअल बातें हैं, वो अपने को याद करनी है। JKL देखिए दोस्तों, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर SCIC एंड SIC, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15। स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर SPIO डेजिग्नेटेड अंडर, राज्य लोक सूचना अधिकारी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 एंड स्टेट असिस्टेंट PIO SAPIO डेजिग्नेटेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5। ठीक है, अब दोस्तों इसको ऐसे याद रख सकते हो। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका SIC, राज्य सूचना आयोग। ठीक है, राज्य सूचना आयोग, राइट। पहले आगे दोस्तों क्या आ गया, राज्य सूचना आयोग। अब इस राज्य सूचना आयोग के अंदर दोस्तों 2 प्रकार के ऑफिसर हैं। ठीक है, एक इसके अंदर दोस्तों आपको मिलेगा SCIC, एक मिलेगा दोस्तों SIC। ये हो गया दोस्तों राज्य मुख्य सूचना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ये वाला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आगे स्टेट लगा दिया तो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एक आ गया दोस्तों स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राज्य सूचना आयुक्त। ये हो गया दोस्तों राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। अब SIC था, अब इसके नीचे आ जाए दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा एपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, अब दोस्तों इसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे PIO का केस आता है। ठीक है, PIO के अंदर दोस्तों 2 प्रकार के हैं। ठीक है, 2 प्रकार के भी नाम मान को ऐसे मान सकते हो, इसको SPIO मान लो, इसको एक ही मान लो SPIO, फिर इसके नीचे दोस्तों एक मान जाएगा SAPIO। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर दोस्तों सेम जो है सेंटर की तरफ चलता है। SIC था इधर दोस्तों, यहाँ पे बनेगा CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। इसके अंदर भी दोस्तों 2 प्रकार की चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, CCIC, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और दोस्तों इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसको CIC बोल दो भले, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ये आयोग था दोस्तों, ये थे आयुक्त।
अब इसके नीचे भी दोस्तों क्या है, एपिलेट अथॉरिटी आ जाएगी। फिर नीचे के नीचे दोस्तों PIO आ जाएगा, सेंटर का PIO, और इसके नीचे दोस्तों क्या है, सेंट्रल असिस्टेंट PIO आ जाएगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों दोनों को मैंने पिछले डायग्राम में कंबाइन किया था। अब दोस्तों ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, दोनों ऐसे चलेगा और इस प्रकार से ऐसे चलेगा। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। तो ये हुआ हमारा, क्या हुआ, M तक कंप्लीट हो गया ना। SBIO की डिस्कस कर लिया, PIO डिस्कस कर लिया, इसका असिस्टेंट हो गया। ठीक है, SIC हो गया और SCIC और SIC हो गया। आगे चलिए फ्रेंड्स। H देखिए दोस्तों, थर्ड पार्टी मीन्स ए पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स ए पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, एक दोस्तों क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन सीकर है, इन्फॉर्मेशन सीकर। ठीक है, और दोस्तों ये पब्लिक कोई डिपार्टमेंट है, पब्लिक अथॉरिटी है। ठीक है, अब दोस्तों इन्फॉर्मेशन सीकर पब्लिक अथॉरिटी से सूचना मांग रहा है, कोई भी अलग इन दोनों के अलावा थर्ड पर्सन की कोई सूचना मांग रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, थर्ड पार्टी। ठीक है, कल दोस्तों मैंने हस्बैंड और वाइफ का एग्जांपल लिया था। वाइफ दोस्तों क्या है, हस्बैंड की सूचना मांग रही है जो इस पब्लिक अथॉरिटी में काम कर रहा है, इसके सैलरी अलाउंसेस के बारे में। तो वो क्या हुआ दोस्तों, हस्बैंड जो क्या हुआ, थर्ड पार्टी हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सीकर फर्स्ट पार्टी, पब्लिक अथॉरिटी सेकंड पार्टी, और हस्बैंड दोस्तों जो इस विभाग के अंदर काम कर रहा है वो थर्ड पार्टी। या कोई और बंदा होगा दोस्तों तो वो क्या है, थर्ड पार्टी हो जाएगा इन दोनों के अलावा। यस और नो। तो ये हुआ दोस्तों हमारा डेफिनेशन वाला हिस्सा कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 2 जो है इसका डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो दोस्तों ये रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।